गुड मॉर्निंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। बहुत शुक्रिया पिछली 2-3 वीडियोस का जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ के हवाले से और केयर होम्स के हवाले से मैंने अपलोड की थी, और उसमें बहुत से लोगों ने अपनी बातें शेयर की कि किस तरह लोग विक्टिम बने हैं, किस तरह उनके साथ स्कैम्स हुए हैं केयर होम के नाम से, वीज़ाज़ के नाम से। सो बहुत से ऐसे सेंसिटिव मैसेज थे जिसको हमने उस वहाँ पे जो था रिमूव किया, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास वो बैकअप पे वो रिकॉर्ड रहता है। चलिए, आज का जो टॉपिक है जी वो भी इसी हवाले से है, और इसको एक तो ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, इस जस्ट अ जनरल इन्फॉर्मेशन। और सवाल कुछ इस तरह से है, लेकिन उसको मैं उसमें कुछ और चीज़ें भी मैं ऐड करूँगा। एक्चुअली उनका सवाल ये था कि जी कि केयर होम वीज़ा जो है उस पे सैलरी जो है वो कितनी होनी चाहिए, और उसमें जो COS है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है, उसमें क्या लिखा होना चाहिए, और क्या ये जो केयर होम का वीज़ा जो है ये लीड करता है परमानेंट रेजिडेंस की तरफ, जिसको UK के अंदर सेटलमेंट या जो है वो इंडेफिनेट लीव टू रीमेन कहा जाता है। सो इसी पॉइंट को मैं 2-3 चीज़ें जो हैं वो और भी इसमें ऐड करूँगा। सबसे पहली तो बात आपको मैं ये बताता जाऊँ कि केयर होम के वीज़ास जो हैं, अगर आप जेन्युइन तौर पे उस पे काम कर रहे हैं, अगर आपको ओरिजिनल वो वीज़ास मिला हुआ है, तो देन जो है आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो रियल कंपनीज़ होती हैं, या जो आपको एक्चुअल में आपको वीज़ास इशू करते हैं, या आपको इस तरह की COS इशू किया होता है, दे वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ, जो है वो कानून के मुताबिक जो है वो काम करते हैं, और उनको आइडिया होता है कि जी कि उन्होंने उस COS में जो है वो क्या लिखना है। सो एक तो उन्होंने लॉज के मुताबिक ही सारा काम किया होता है। सेकंड ये है कि गड़बड़ वहाँ पे आती है जहाँ पे जो कंपनीज़ होती हैं वो ओरिजिनल तौर पे काम नहीं कर रही होती हैं। वो अच्छा, इसमें भी 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, क्या कंपनीज़ जो हैं जो आपको एज अ केयर होम के तौर पे जो काम कर रही हैं, क्या वो इसमें इन्वॉल्व हैं? मेरा पॉइंट ऑफ उसमें व्यू ये है कि मोस्ट कंपनीज़ जो हैं 80-90% वो डायरेक्ट कंपनीज़ इन्वॉल्व नहीं होती हैं उसमें। जो आगे से सब एजेंट्स होते हैं, या सम टाइम उनके अंदर काम करने वाले स्टाफ के लोग होते हैं, या वो थर्ड पार्टीज़ होती हैं जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, या आगे उनके सब एजेंट्स होते हैं। सो वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इसलिए लेट्स से एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। एक कंपनी है जो UK में अगर काम कर रही है, अब मुमकिन है कि उस कंपनी का जो कोई स्टाफ का बंदा, या उन्होंने किसी कंपनी को फर्दर कहा हो कि जी हमें रिक्रूटमेंट के लिए, या हमें स्टाफ में जो है कोई 10 नर्सिस चाहिए, या हमें काम करने के लिए इसमें वर्कर्स चाहिए, क्लीनर चाहिए, सोशल इसमें रिलेटेड डिपार्टमेंट वालों को बंदे चाहिए। इन्होंने किसी को रिक्रूटमेंट वालों को कहा, वो कंपनी जो है वो भी आगे से जेन्युइन तौर पे जो है वो तलाश कर रही हो कि जी आप अपने CVs जमा करवाएं, लेकिन मुमकिन है कि वहाँ पे जो है जो इस तरह का आगे लोगों को ऑफ़र करें, वो उनसे जो है वो कोई पैसे ले रहे हों, या वहाँ पे उनको वो बेच रहे हों। सो इसलिए ये कहना कि जी कि ये केयर होम वाले जो, अक्सर लोग मुझे कहते हैं जी ये केयर होम वाले ने बहुत पैसा कमाया जी, ये लोग जो हैं ये इस तरह की करप्शन में इन्वॉल्व हैं, और होम ऑफिस को भी पता है दिस एंड दैट। बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। केयर होम्स जो हैं वो एक इज़ नॉट अ स्मॉल बिजनेस। उसके लिए आपको एक बिल्डिंग लेनी पड़ती है, ये बहुत बड़े उनका एक सेटअप होता है। उसके अंदर अपने रूम्स होते हैं जहाँ पे वो ओल्ड एज पीपल, या बाकी जहाँ पे जो भी रिलेटेड उससे लोग होते हैं वो रहते हैं। उनका मॉर्निंग नाश्ते से लेके उनका रात फूड, फिर उनकी लुक आफ्टर, उनकी बेड शीट्स चेंज करना, फिर उनको आउट लेके जाना। सो दे इस क्वाइट बिग सेटअप जो होता है, ये छोटा सेटअप नहीं होता। सो जो कंपनीज इस तरह के सेटअप करती हैं, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की चेकिंग जो होती है वो डे एंड नाइट उस पर रहती है। सो वो एक जिसको कहते हैं ना कि वो रेड अलर्ट के ऊपर रहती हैं, वो रडार के ऊपर उनका सिस्टम रहता है। सो इसलिए वो गवर्नमेंट के अदारे जो हैं वो उनको देखते रहते होते हैं, इस सेंस में कि क्या वहाँ पे रहने वाले, केयर होम में रहने वाले लोग जो हैं वो हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से सेफ़ हैं या नहीं। सो इस सेंस में वो देखते हैं। सो एक तो खैर ये बात आ गई कि केयर होम डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें मे बी कि थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो। सेकंड सवाल आपने ये था कि जी कि सैलरी इसमें कितनी होनी चाहिए। सो जो सैलरी का हमेशा थ्रेशोल्ड जो है वो फिक्स इसमें नहीं होता। UK लॉज जो हैं ये बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसमें वो जो 3, अगर हम W की बात करेंगे ना,
तो कई लोग जो हैं वो बात को किसी और तरफ ले जाएंगे कि जी ये 3 W जो हैं ये हैं क्या, WWW। चलिए, आपके जहन में अगर 3 W का आपके माइंड में कोई चीज़ है तो नीचे आप वैसे मेंशन कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे रेसलिंग की बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त कोई वो रेसलर्स जो हैं जिस वक्त वो रेसलिंग कर रहे होते हैं तो वो कोई पता नहीं होता कि कौन सा जो पट्टा है वो किस वक्त किसको क्या उल्टा देगा और कौन सा जो दाव है वो खेलेगा। सो इसलिए ये जो लॉज होते हैं ये इसमें चेंजेस आती रहती हैं, ये ज़हन में रखें। लेट्स से अगर आज गवर्नमेंट का रेट 10 पाउंड 40 पेंस है पर आवर, सो मुमकिन है ये आज आप वीडियो देख रहे हैं तो ये रेट है, आप 10 दिन बाद ये वीडियो कोई बंदा क्लिक करे देखे, उस वक्त रेट जो है वो मुमकिन है कि चेंज हो गया हो, वो बढ़ गया हो। जैसे अगर आज कोई वीडियो देखेगा, आज 30 सितंबर है, आज की जो IHS की फ़ीस है या इमिग्रेशन फ़ीस है वो डिफरेंट है, 624 पाउंड पर ईयर, या बाकी जो है वो फ़ीसें जो है, वैसे पिछली मैंने वीडियो में सारा मेंशन किया है, आप लोग वहाँ पे फ़ीसों के हवाले से वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन यही वीडियो अगर आप देखेंगे 5 अक्टूबर को तो आप कहेंगे कि जी ये तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आ गई। नहीं, क्योंकि 4 अक्टूबर से जो है तमाम इमिग्रेशन की फ़ीसें जो है वो बढ़ रही हैं। सो इसलिए जहन में रखा करें, लॉज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सो इसलिए जो है ये वेदर की तरह होते हैं, धूप कभी छाँव। सो जैसे वो पिछली मरतबा 17 जुलाई को लॉ आया कि जी 3 अक्टूबर 17 जुलाई 3 PM के बाद जो है स्टूडेंट्स एंड देयर जो डिपेंडेंट्स हैं दे कैन नॉट चेंज इनटू एनी अदर कैटेगरी जो है वीज़ा से। लेकिन अब क्या उसमें जिस दिन वो रूल्स आए हैं वो उस दिन मैंने वीडियो अपलोड की और बहुत से लोगों को वही एडवाइस की, लेकिन उसके बाद जो है फिर उसमें लॉ में चूँकि क्लैरिटी नहीं है, अभी बहुत से लोग जो हैं स्टिल एडवाइस लेते हैं कि जी कि क्या डिपेंडेंट्स जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे जा सकते हैं। अब अगर हम लॉ की बात करेंगे, इमिग्रेशन रूल्स की बात करेंगे, दैन द आंसर इज़ नो। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करेंगे और उसमें यह है, अब मेरे अपने एक क्लाइंट से, तो हम वो कपल था, स्टूडेंट हैं, अभी दोनों का जो है वो CES जो है वो कंप्लीशन ऑफ स्टडी नहीं हुआ। हमने जो है वो उनकी वाइफ जो थी वो डिपेंडेंट वाइफ जो थी वो मेन स्टूडेंट हैं और हस्बैंड जो है वो डिपेंडेंट हैं। जब हमने उनकी एप्लीकेशन फ़ाइल की है तो उन्होंने कहा, होम ऑफिस की जानिब से हमें अब ऑफिशियल तौर पे एक कंफर्मेशन आई है, ईमेल आई है, उन्होंने उसमें कहा कि जी कि चूँकि आपकी कंप्लीशन नहीं हुई स्टडी की, सो आप जो है वो स्टूडेंट से जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो चूँकि आपके डिपेंडेंट हैं, अगर आप एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहें तो आप जो है इंडिपेंडेंट जो है वो सेपरेट एक न्यू एप्लीकेशन जो है वो आप उसको फ़ाइल कर सकते हैं। सो दैट्स मीन कि उसमें लॉज में बाज़ का क्लैरिटी नहीं होती। सो इसलिए डिफरेंट ऑप्शंस जो होते हैं वो चलते रहते हैं। जब तक इस तरह के लॉज में क्लैरिटी नहीं आएगी, कोई भी वकील जो है आपको एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कह सकेगा। सो लॉ ये कहता है जो 17 जुलाई 3 PM के बाद स्टूडेंट्स एंड देयर डिपेंडेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल ये है कि मेरा अपना एक क्लाइंट है, वो स्टूडेंट हैं, उनका अभी तक जो CES है, जो स्टडी भी कंप्लीट नहीं हुई उनकी, अभी स्टडी अभी चल रही है, लेकिन उनका मैंने वीज़ा जो है वो स्पाउस वीज़ा के ऊपर एप्लीकेशन डाली और आई थिंक 4 या 5 वीक्स के अंदर जो है वो उनका वीज़ा कन्वर्ट हो के स्विच हो के उनको 5 ईयर्स का स्पाउस वीज़ा उनका लग के आ चुका है और उनका कंफर्मेशन भी आ गई, उनका BRP कार्ड भी आ गया हुआ है। सो अब अगर मैं रूल्स की बात करूं तो मैं एप्लीकेशन ही ना फ़ाइल करता हूं उनकी, लेकिन उनकी एप्लीकेशन फ़ाइल की है और उनका वीज़ा भी लग के आया है। ये मैं बात अथेंटिक तौर पे कह रहा हूं। अगर कोई हमारे दोस्त या कोई कोलीग या वकील या कोई भी अगर वो इस तरह के मेरे केस की साइटेशन लेना चाह रहे हैं कि जी कि हम भी इस बेस के ऊपर होम ऑफिस को अप्लाई करें, सो देन यू आर मोस्ट वेलकम। ऑब्वियसली क्लाइंट की प्राइवेसी होती है, हम ऊपर से क्लाइंट का नाम और BRP कार्ड का नंबर रिमूव करके मैं आपको अपने उस केस का हवाला जो है वो दे सकता हूं। अगर आप वकील हैं या आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं या अगर आप अपनी एप्लीकेशन के हवाले से इस तरह की गाइडलाइन चाहिए, सो यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब सेकंड आ गया जी, वापस आते हैं इसी केयर होम वीज़ाज़ के ऊपर कि क्या ये लीड करता है? बिल्कुल लीड करता है जी। जब आप 5 ईयर्स अपने मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आप यू आर अलाउड के आप इसमें जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो है ILR आपको इसमें मिलेगा। और आपकी अगर वाइफ है, साथ में हस्बैंड है या बच्चे हैं, डिपेंडेंट बच्चे जो हैं अंडर 18 जो हैं वो उस कैटेगरी में आएंगे और वो बिल्कुल जो है ये लीड करेगा आपके PR के लिए। सो केयर होम वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा
इस तरह के जितने भी वीज़ाज़ होते हैं ऑफ कोर्स ये जो है वो 5 इयर्स इसमें लीड करते हैं और 5 इयर्स के बाद आपको ILR मिलता है। और जो थ्रेश होल्ड होता है इसमें 23,400 गालबन ये है, लेकिन ये इसकी आपको फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। कोई भी केयर होम वाले या स्किल्ड वर्कर कंपनी जब आपको COS इशू करती है तो वो उनको डिटेल्स ही वही डालनी पड़ती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। अगर उसमें कोई इश्यूज़ आएँ तो वो बिल्कुल वो जो है होम ऑफिस आपसे बात कर सकता है कि जी अब आप इसको इस तरीके से चलिए। एक तो ये आगे, तो इस वीडियो की क्लोजिंग से पहले 2 छोटे-छोटे सवालात हैं, मैं उसका भी जवाब देता जाऊँ। ये किसी भाई साहब ने लिखा था जी फ़ी वेवर को अप्लाई किए हुए 6 वीक्स हो गए हैं तो अभी तक जवाब नहीं आया, पेंडिंग है। देखिए बाज़ का जो है ये फ़ी वेवर का आपने खुद ही लिखा है कि जी आई नो कि इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है। जी बिल्कुल टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन जो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन है उसमें जो मेरे प्रैक्टिस में आया है उसमें ये है कि ये 8 to 12 वीक्स जो हैं ये मोस्ट केसेस में लगा देते हैं और सम टाइम जो है जल्दी भी जवाब आ जाता है। इस ऑल डिपेंड्स के सम टाइम उनकी क्यू कितनी है, लेकिन अगर आपको 6 वीक्स हुए हैं तो आप जो है वो टाइम आपका मे भी ज़्यादा लगे, हो सकता है आपको एनी टाइम रिप्लाई आ जाए। सो ऑल दी बेस्ट। और एक आखिरी सवाल है जी, ये LGBT का मैंने कल कोई वीडियो शायद अपलोड की हुई थी तो वहाँ पर किसी ने लिखा है, शायद वो कहीं उन्होंने वीडियो बिल्कुल मैं नहीं समझता देखी होगी या सुनी होगी, उन्होंने सिर्फ वो टाइटल पढ़ा और नीचे सवाल कर दिया कि क्या मैं LGBT की बेस के ऊपर असाइलम कर सकता हूँ। भाई साहब जो आप अगर आप वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, उसमें मैंने ये नहीं कहा कि आप LGBT की बेस पे असाइलम कर सकते हैं। वहाँ पे ये कहा गया है कि LGBT इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट, या उसकी बेस के ऊपर आप असाइलम करेंगे तो दैट डजंट मीन कि वो आपका असाइलम एक्सेप्ट होगा। असाइलम के लिए आपको एविडेंस दिखानी पड़ती होती हैं जब कोई भी केस हो। इट्स नॉट अबाउट असाइलम, इट्स अबाउट ऑल केसेस जो है, कोई भी केस, इवन कि आप अगर आप विजिटर वीज़ा लेते हैं तब भी आपको एविडेंस देनी है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा है या कोई भी वीज़ा, वहाँ पे भी तो आप 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट देते हैं ना, तो एविडेंस उसी को कहते हैं। सो अगर आपके पास किसी भी केस की एविडेंस होगी तो आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं जी। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए और मुझसे मिलना चाहें बारी लॉ एसोसिएट, हम लोग ब्रैडफर्ड में होते हैं जी। और अगर आप फ़ोन एडवाइस लेना चाहें तो आजकल फ़ोन एडवाइस जो है इस वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो है। बहुत से क्लाइंट्स इंडिया, पाकिस्तान या जहाँ से भी रब्ता करते हैं, लेकिन हम लोग कंसल्टेशन की फ़ीस लाजमी चार्ज करते हैं जी और फ्री एडवाइस नहीं देते। फ्री एडवाइस के लिए जो है वो लोकल आप अपने सेंटर्स, एडवाइस सेंटर्स या मुख्तलिफ जो लीगल एड फर्म्स हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं जी। दुआओं में याद रखिएगा जी। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।